मेरा नाम आंचल है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोस्तों, मेरी उम्र 27 साल है और अब तक न तो मेरी शादी हुई है और न ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी सुरेश जी के साथ एक छोटे से पहाड़ी शहर देवभूमि में रहती हूँ, क्योंकि 3 साल पहले माँ हमें छोड़कर चली गईं। मेरा एक बड़ा भाई है, आदित्य, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और पहले शहर में अपनी पत्नी सोनल के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में वहां से शुरू होती है जब आदित्य भैया ने सोनल से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। उनका तलाक इसलिए हुआ क्योंकि आदित्य की नौकरी में लगातार यात्राएं होती थीं, जिसके कारण वो घर पर कम समय दे पाता था। सोनल इस अकेलेपन को नहीं सह पाई और अंततः तलाक मांग लिया। तलाक के बाद आदित्य हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों, मैं, सुरेश जी और आदित्य, एक साथ रहने लगे। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता वो आगे नहीं बढ़ता, न तो कभी सगाई तक पहुंचता और न ही शादी की बात। ये स्थिति मुझे बहुत व्याकुल करती थी। मेरी उम्र की सभी सहेलियां न सिर्फ विवाहित थीं, बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे और मैं अभी भी अकेली थी। न कोई जीवन साथी, न कोई विशेष अनुभव। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय बीता जा रहा है। इस विचार से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। मैं खुद से पूछती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ। फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी तो मन में ये विचार भी आता कि शायद इस शांत देवभूमि में रहने के कारण ही मैं किस्मत से दूर हूँ। इन सब विचारों से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब आदित्य भैया लौट आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। सुरेश जी तो शाम होते ही अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। जब आदित्य भैया हमारे साथ रहने आया तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोनों दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई मित्र भी नहीं था। वो भी अकेला और मैं भी अकेली। सुरेश जी बुजुर्ग हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वे शाम 6 बजे अपनी दवा लेकर सो जाते और सुबह 5 बजे उठ जाते। मैं और आदित्य रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी नमकीन या मिठाई खरीद लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भैया अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती और आदित्य भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ने के कारण सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि आदित्य भैया खुद बहुत परेशान है। उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उसके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? आदित्य भैया सिर्फ इतना कहता, आंचल, मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बस कुछ और सोच रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो। धीरे धीरे आदित्य की हालत और बिगड़ने लगी। अब वो ठीक से खाना भी नहीं खाता। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। पहले वो मुझसे बाहर चलने को कहता था, मेरे साथ खूब बातें करता था, लेकिन अब वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वो अब दिन भर काम पर जाता और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो मेरे साथ बिताए गए पल सब गायब हो चुके थे। उसका ये बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली, नहीं, मुझे आदित्य भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वो काम से लौटा, मैंने सोचा उससे दिल खोलकर बात करूंगी। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दी। आदित्य भैया ने अपने स्पीकर की आवाज़ इतनी धीमी कर रखी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी। न पाँव हिला सकती थी, न नज़रें हटा पाती थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और उसके हाथ। मैं समझ गई थी कि वो क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। आदित्य भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था, उसकी हर हरकत, हर भाव। ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो आदित्य भैया काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। वहां उसके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे।
उसकी आंखें, हरकतें और उसका। मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब आदित्य भैया लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया बात करनी है आपसे। वो बोले, अभी नहीं आंचल, मैं थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भैया सिर्फ थोड़ी देर, आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने विनती की। उसने आह भरी, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके कमरे के पास से गुजरी तो वहीं आवाजें सुनाई दी। वो फिर से वहीं कर रहा था। मैंने इंतजार किया। जब वो बाहर आया, मैंने सीधे उससे पूछा, भैया आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। उसने गहरी सांस ली। आंचल, मुझे लगता है मैं तंग आ चुका हूं अकेलेपन से। मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं समझती हूं भैया, मैं भी तो यही चाहती हूं, अपने लिए, मैंने धीरे से कहा। फिर भैया तुम अभी छोटी हो, उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भैया, मैं छोटी नहीं हूं, 27 साल की हो गई हूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया कल रात मैंने आपको देखा था वो फिल्में देखते हुए। भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है ये? तुम मेरे कमरे में झांकती हो? कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज लगभग चिल्लाहट थी। उसके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैंने अपने आंसुओं को आज़ाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतनी उलझने? 5 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो आदित्य भैया था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आंचल प्लीज मत रो। भैया मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपना भाई वापस चाहिए, वो जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। आदित्य भैया ने मेरी ओर एक अजीब नज़र से देखा और बोला, आंचल। कल मेरी बात सुनकर आदित्य भैया की नज़रें बदलने लगी थीं। उसने मुझे पैरों से लेकर सिर तक देखा, ऐसे जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नज़रों। हम अभी भी मेरे कमरे में थे जब अचानक दरवाजे पर जोर की घंटी बजी। इतनी रात को कौन होगा? मैंने फुसफुसाया। आदित्य ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने कबीर खड़ा था, मेरा बचपन का दोस्त, और अब एक ऐसा इंसान जिसके घर से मेरे लिए रिश्ता आया हुआ था। आदित्य, माफ़ करना, मैंने सुरेश अंकल को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि ज़रूरी कागजात तुम्हें दे दूं। मैंने सोचा जल्दी दे दूं ताकि सुबह की भागदौड़ ना हो, कबीर ने कहा। आदित्य ने हकलाते हुए कहा, ओह हाँ, ठीक है। कबीर की नज़रें कमरे के भीतर मुझ पर पड़ीं। मेरे चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में नमी, और मैंने जल्दबाजी में शॉल लपेट रखी थी। आदित्य ने झट से कागजात पकड़े। कबीर की नज़रें एक क्षण के लिए कमरे के भीतर फर्श पर टिक गईं, जहां कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। उसके मुख पर तुरंत एक सवालिया और निराशाजनक भाव आया। उसने कागजात पकड़े और बिना कुछ और कहे बस इतना कहा, मैं चलता हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही हम दोनों पत्थर बन गए। कुछ देर बाद सुरेश जी कबीर के आने की आहट सुनकर उठे थे। उन्होंने मेरी और आदित्य की घबराहट, बिखरे हुए कमरे और एक दूसरे के चेहरे पर अपराध बोध को तुरंत भांप लिया। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? सुरेश जी गुस्से से कांप रहे थे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। सुरेश जी के मुख पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। आंचल, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये सब क्या है? सुरेश जी की आवाज में दर्द था। आदित्य, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैं अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाया। मैंने भी बिलखते हुए कहा, पिताजी, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे मजबूत बने रहे। अब ये सब बंद करो, मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। देवभूमि छोटा शहर है। इतना कहकर सुरेश जी चले गए, पीछे छोड़ गए अपने टूटे हुए सपनों का मलबा। अगली सुबह सुरेश जी ने आदित्य को घर छोड़ने का आदेश दिया। आदित्य, अब तुझे अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी, और मुझसे कहा, आंचल, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। आदित्य ने अपनी गलती स्वीकार की और दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों और अकेलेपन की भावना से छुटकारा पाने का संकल्प लिया।
कुछ महीनों बाद सुरेश जी ने मेरे लिए कबीर से बात की और उन्होंने मेरी गलतियों के बारे में कबीर को स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन स्वीकार किया कि हम एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं। कबीर ने हमें सम्मान दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, नेक दिल और समझदार इंसान। हमारी शादी हो गई और मैंने उनके साथ नई शुरुआत की। कबीर ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार किया और मैंने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। आदित्य ने भी एक अच्छी, पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं कबीर के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन सुधरने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। मेरी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और सुधारने की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।